हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। दिस साइड आपका दोस्त सी देवांशु बांजल। तो मेरे भाई लोग, हम लोग इस वीडियो में पेपर नंबर 23 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का मॉड्यूल नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस बोला था कि भाई ये क्वेश्चंस अपने को याद करना है। हाँ भाई, हाँ याद करना है। तो हमारा जितने भी क्वेश्चन स्टार मार्क कराए थे कि जो हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, या फिर जो आते हैं, या फिर जो अपने को लर्न करना है, उन सब का आज इस वीडियो में मैं रिवाइज कराने वाला हूं मॉड्यूल नंबर 1 का। ठीक है, अभी ये वीडियो यूट्यूब पर भी मिलेगी और हमारा जो बैच चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, मॉड्यूल नंबर पूरा खत्म हुआ 1, उसके बाद मैं ये वीडियो फिट कर दूंगा उसके अंदर, तो तुम इससे रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज है, जब तुमको बाद में कभी भी रिवाइज करना हो कि भाई ठीक है अभी बैच कंप्लीट हो गया, अब अपने को क्या रिवाइज करना है चीज़ों को, तो तुम डायरेक्टली यूट्यूब पे आना, प्लेलिस्ट में जाना, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये वीडियो डली रहेंगी, सारे 8 मॉड्यूल की वीडियो डली रहेंगी। मॉड्यूल नंबर 1 की वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड करके तुमको अभी दे दे रहा हूँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिकॉर्ड होगी वैसे वैसे अपलोड होती चली जाएगी यूट्यूब पे भी। तो होगा क्या, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम लगे मुझे नहीं पता, पूरा का पूरा मॉड्यूल इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं करा दूंगा। अपना ड्यूरेशन तुम देख लेना। तो पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ अपने को याद करना है और कैसे कैसे रिवाइज करना, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हो जाएगी। तो तुमको क्या करना है, पहले वो बैच था अपना एग्जाम ओरिएंटेड, उसको कंप्लीट करो। उसके बाद जब तुमको लगता है कि साला अब रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करें, होता है हमारी थ्योरेटिकल चीजें होती है। थ्योरी का क्या रहता है, एक बार तुमने लेक्चर वगैरह ले लिया, ठीक है भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम रिवाइज कैसे करें, याद कैसे करें, समझ नहीं आता। जब अपन दूसरी बार बुक खोलते हैं तो अपने को लगता है भाई अब कैसे याद करेंगे, कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, ये वीडियो चला लेना। ये वीडियो लगाना कान में अपने हेडफोन और बस सुनते जाना और पन्ने पलटते जाना, चीजें ऑटोमेटिकली रिकॉल होती चली जाएंगी, है ना। चलो, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है फटाफट फटाफट कर देना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है, मान के चलो तुमको लिंक वगैरह नहीं मिल रही आगे वाले, तो उसके लिए भाई अब मेरा नंबर लिखो 7999993171। ठीक है, स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक वगैरह नहीं मिल रही, वो मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां मिल जाएगी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ हमारा मॉड्यूल नंबर 1। आ जाओ। चलो, ये दे रखा है अपना मॉड्यूल नंबर 1। ये देखो इंडेक्स में है भाई, मॉड्यूल नंबर 1 है। मॉड्यूल नंबर 1 में क्या है भाई, हमारे 9 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे करा दिए मैंने हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर, है ना। तो अब ये 15 मार्क्स का आने वाला है, तो इसका पूरा का पूरा 9 चैप्टर का रिवीजन इस वीडियो के अंदर होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, जो भी क्वेश्चन अपने को याद करने हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन कौन सा है पहला, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तुमको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलो, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, क्यों बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। पहला था उसका आंसर, बी देयर ओन बॉस, इंसान अपना खुद का बॉस बनना चाहता है, जॉब नहीं करना चाहता। दूसरा भाई, परस्यू देयर ओन आइडिया, है ना, परस्यू करना चाहता है खुद का आइडिया। तीसरा भाई, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड, फटाफट इसका कीवर्ड याद रखो, ओन बॉस, ओन आइडिया, पैसा, ओन बॉस, ओन आइडिया, पैसा, खुद का बॉस बनना चाहता है, बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इसके अंदर एक दो लाइन लिखना है, वो लिखो, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैनी एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बिकम देयर ओन बॉस बिकॉज दे हैव देयर लॉन्ग एम्बिशन। ठीक है, टू हैव देयर ओन फर्म और बिजनेस। क्या बोला, खुद का बॉस बनना चाहता है इंसान को, क्या रहता है भाई, अब मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ ना, अपने को रिवीजन चल रहा है, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अच्छे से डेप्थ में चीजें बताई हुई है, बस याद करो इस चीज को, है ना। तो क्या बोला भैया, खुद का बॉस बनना चाहते, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके, वर्किंग विद जॉब्स। ओके, परस्यू देयर ओन आइडिया, परस्यूइंग देयर ओन आइडिया, परस्यूइंग देयर ओन आइडिया, पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू देयर ओन आइडिया, खुद का आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए खुद की फर्म खोलते हैं। फिर तीसरा है भाई, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो ये वाली लाइन लिख देना, पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट आर द जैम एएसपी एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क कंडीशंस। जेएम एएसपी का मतलब क्या होता है भाई, जेएम का क्या फुल फॉर्म था, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, याद रखो इस चीज को, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। एएसपी का मतलब क्या लिखा है अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे। ठीक है, ये पूरा नाम है, इसमें कुछ फ्रेमवर्क दे रखी हुई थी। जेएमएएसपी का मतलब तुमको पता है भाई, ये रिसर्च हुई थी 112 कंट्रीज, 112 कंट्रीज में रिसर्च की गई, किस पे, स्टार्टअप्स के अंदर। 3 साल से नीचे के जो भी स्टार्टअप्स थे, जो भी कंपनीज थी, तो उनको क्या किया, रिसर्च किया गया, जेएमएएसपी करके ये रिसर्च का नाम दिया गया था। 112 कंट्रीज के अंदर रिसर्च की गई, रिसर्च में इन्होंने देखा क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे स्टार्टअप चालू होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके कुछ इन्होंने फ्रेमवर्क दे रखे हुए हैं कि अगर जेएमएसपी का फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, समझना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पहली चीज़ है फाइनेंस, पैसा पैसा पैसा, फिर दूसरा भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी, फिर तीसरा भाई एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, फिर चौथा एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, फिर पांचवा भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
सिक्स्थ है भाई कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवेंथ है ईज टू एंट्री, फिर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है भाई सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। तो पहला क्या है भाई, कीवर्ड से याद कराया था मैंने तुमको कीवर्ड दिया हुआ था, ये मेरे ऊपर इस सर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें। तो पहली चीज है भाई जेएमएएसपी का फ्रेमवर्क। तो पहला क्या है, पैसा। सबसे पहली चीज मैंने कहानी तुमको बताई थी कि यार मुझे ड्रग्स का धंधा चालू करना है। क्या करना है, ड्रग करूंगा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल। ड्रग्स का आप अपने को धंधा चालू करना है, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो पहला आएगा भाई फाइनेंस। फिर दूसरा भाई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी यार ये ड्रग्स का धंधा करना, अगर मैं स्कूल में जाके ड्रग्स बेचूं तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी, बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, है ना। तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी या नहीं करेगी वो चीज सोचना है ना। तो दूसरी चीज है भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कीवर्ड बता रहा हूँ, पहला है फाइनेंस, पैसा पैसा पैसा। फिर दूसरा भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी मुझे अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। फिर तीसरी चीज है भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया भाई नहीं अलाउ करते, तो फिर दिमाग फिर गया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब करना क्या है, वो चीज अपने को समझ में नहीं आ रही है ना। ठीक है, तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन ने ज्वाइन किया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होते हैं, जैसे अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम है, मैं चला गया, है ना, पैसा खर्च करने, पैसा बर्बाद करने चला गया, ठीक है। ज्वाइन किया मैंने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो अपना आएगा भैया एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। फिर ज्वाइन किया, वहां से अपने को क्या मिला, ज्ञान मिला, एजुकेशन मिला तो एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, ठीक है, अपने को कुछ ज्ञान मिला। फिर अपन ने सोचा कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो अपन ने R&D स्टार्ट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। क्या किया अपन ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, तो ये अपना R&D आ गया, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। फिर अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया भाई, R&D कर लिया, अब कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लो, ठीक है, मशीन वगैरह लेना स्टार्ट किया, कितने का आएगा, क्या किया, वो सब चीजें देखा। तो इन्होंने क्या लिखा भाई, फिर कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद भाई एंट्री, अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ले लिया, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर अपन एंट्री कैसे लेंगे मार्केट में, कौन से मार्केट में घुसना है, लोअर मिडिल को टारगेट, लोअर सेगमेंट को टारगेट करना है, मिडिल को करना है कि अपर क्लास को टारगेट करना है ना, ठीक है। अपन ने टारगेट करना स्टार्ट किया, बोले तो ईज टू एंट्री, एंट्री कहाँ गया, ईज टू एंट्री, ये रहा एंट्री कैसे लेना है वो अपन समझे, है ना। ईज टू एंट्री, एक सेकेंड, ईज टू एंट्री, मार्केट में कैसे घुसना है वो देखा। फिर एट्थ वाला पॉइंट किया, फिर से अपन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपन मार्केट में घुस चुके, फिर अपन ऑफिस वगैरह बनाना स्टार्ट किया, तो फिर से आएगा अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर लास्ट में भाई सोसाइटी को भी देख लो, सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह, रूल्स वगैरह भी देख लो, जहाँ पे अपन ने ऑफिस वगैरह खोला है वो उस हिसाब से भाई सोसाइटी अपने को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स इसके अंदर का आपको पढ़ना है। मैं आपको ऊपर ऊपर के हेड पॉइंट सारे इस वीडियो में रिवाइज कराने वाला हूँ, अंदर का कंटेंट कराऊंगा तो साला बहुत सारा टाइम चला जाएगा मेरा, है ना। तो अंदर का कंटेंट प्लीज एक एक दो दो लाइन आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से हेड पॉइंट सारे याद कराने वाला हूँ, लेकिन हाँ अंदर के पॉइंट भी याद करना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप तुम बनना चाहते हो तो क्या क्या बैरियर्स आते हैं। पहला है भाई मेंटल बैरियर, दूसरा है भाई अदर बैरियर्स, पहला मेंटल बैरियर, दूसरा अदर बैरियर्स। तो मेंटल बैरियर के अंदर क्या लिखना है, ये चीज लिखना है, पहली चीज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। मेंटल बैरियर का मतलब होता है कि भाई मेरा मन नहीं हो रहा बिजनेस करने का, ठीक है, तो ये पहला बैरियर है। दूसरा बैरियर है भाई मेरे क्या हुआ, नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, तो इसके अंदर एक लाइन अपने को लिखना है कि भाई बस इतना लिख लेना, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस और दे प्रेफर जॉब बिकॉज दे आर लेस रिस्की, ओके, इतना लिखना। फिर दूसरी चीज है लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट एनी वेंचर। क्या है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कि मैं वेंचर स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तीसरा है भाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ लोगों को देख के, घर वालों को देख के, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को देख के, है ना। फिर चौथा भाई डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये घर वाले ही मना करते भाई मत कर, रहने दे, जॉब कर, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, ओके। चलो अदर बैरियर्स में क्या जाएगा भाई, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, लैक ऑफ मोटिवेशन, लीगल कॉन्स्टेंट एंड रेगुलेशंस, ओके। चलो अगला पॉइंट फटाफट व्हाट आर द रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या रिस्क है, व्हाट आर द रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या रिस्क है। तो मैंने कीवर्ड बनाया था PMCSF, मतलब पीएम बोले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, CS करना चाह रहे हैं, 70 साल की उम्र में हमारे प्राइम मिनिस्टर सर CS करना चाह रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी करना चाह रहे हैं, कहाँ से करना चाह रहे हैं, फरीदाबाद से। ये कीवर्ड याद रखो। तो पहला है भाई PM, P से बोले तो प्रोडक्ट की रिस्क, M से बोलेंगे मार्केट की रिस्क, फिर C से बोलेंगे कंपटीशन की रिस्क, फिर S से बोलेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्क, फिर F से बोलेंगे फाउंडर की रिस्क। ये 5 रिस्क होती हैं। ये क्या है, रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या रिस्क होती है, फाउंडर की रिस्क, प्रोडक्ट की रिस्क, मार्केट की रिस्क, कंपटीशन की रिस्क है, सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क। अंदर का मसाला तुमको याद करना है। चलो व्हाट आर द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो, कोई भी धंधा स्टार्ट करना चाहते हो, धंधा बोले तो बिजनेस, तुम चाहते हो धंधा स्टार्ट करना, तो क्या क्या रिस्क, क्या क्या स्टेप्स हैं,
पहली स्टेप है, पहले अपने को आइडिया आना चाहिए। तो जनरेट एन आइडिया, तुम्हारे दिमाग में ये इधर 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 कुछ होना तो चाहिए, जब भी तो तुम किसी चीज का बिजनेस स्टार्ट करेगा, है ना। पहली चीज है जनरेट एन आइडिया, आइडिया 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 होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज है डू सम मार्केट रिसर्च। ऐसा नहीं है कुछ भी मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट का मतलब डायरेक्ट कुछ भी चीज स्टार्ट कर दी, ऐसा अपन नहीं करेगा। अपन क्या करेगा भाई, मार्केट रिसर्च करेगा उस पर। फिर तीसरी चीज है मेक अ प्लान, हर चीज का प्लान बनाओ, कैसे करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे। फिर अरेंज सम फाइनेंस, पैसा लो पैसा लो पैसा। पहला है आइडिया लेके आओ, जनरेट एन आइडिया, ठीक है, आइडिया लेके आए, फिर उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि ये चीज़ मार्केट में कैसे चलेगी, क्या चलेगी, इसका मार्केट है कि नहीं है। फिर प्लान बनाओ कि हम कैसे मार्केट में उतरेंगे। फिर चौथी चीज़ है उतर तो जाएंगे बेटा, पैसा कहाँ से आएगा, अरेंज सम फाइनेंस, पैसा लेके आओ। फिर फिफ्थ वाला है डू सम लीगल फॉर्मेलिटीज, पैसा भी आ गया, प्रोडक्ट भी हम तैयार करने वाले हैं, अब तुम सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में आगे जाओगे या फिर कंपनी बनाओगे। तुम क्या करोगे, पार्टनरशिप बनोगे, पार्टनरशिप करोगे, बरोगे नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप करोगे, ठीक है। क्या करोगे वो चीज देखो, डू सम लीगल फॉर्मेलिटीज, फिर मार्केटिंग करना स्टार्ट करो, प्रोडक्ट वगैरह बन गया, सब कुछ हो गया, फिर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ ये भी कर लो, व्हाट आर द मिथ्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। देखो मैं यहाँ पे 7 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन सबका रिवीजन करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा, है ना। हो सकता है सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर से आए, मैं चाहता हूँ भगवान ऐसा हो जाए, है ना, अच्छा रहेगा। और एमसीक्यू के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच था, सब कुछ डिटेल्ड में देके गया हूँ मैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुमने वो बैच भी तुमने कंप्लीट किया तो डन है, तुमको कुछ भी नहीं करना है, एमसीक्यू वगैरह भी दिमाग फोड़ी नहीं करना है, सिर्फ तुमको वो देखना है। और 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ये वाले भी देख लेना, टेंशन फ्री, है ना। चलो, तो इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, अगर तुम सिर्फ ये वीडियो देख के जाते हो, सिर्फ ये वीडियो देख के जाते हो, तो मेरे से मत बोलना सर एमसीक्यू वगैरह फंसे नहीं फंसे, एमसीक्यू हमको समझ नहीं आए। प्लीज यहाँ पे मैं सिर्फ 7 मार्क्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना उनका रिवीजन करा रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना। अगर तुमने बैच नहीं लिया हुआ है, तुम सिर्फ यूट्यूब पे देख के आए हो, तो मैं तुमको प्लीज डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ 7 मार्क्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। एमसीक्यू के लिए मेरे से मत बोलना कि सर एमसीक्यू नहीं आया, कुछ भी ऐसा वैसा, है ना। चलो, क्या क्या मिथ्स होते हैं, मिथ्स मतलब र्यूमर या फिर वहम, क्या क्या हम सोचते हैं, क्या क्या हम गलत चीजें सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो क्या बोला गया भैया, यू यू हैव टू बिल्ड $1 बिलियन कंपनी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्टार्टअप तुमने चालू किया तो तुमको $1 बिलियन की कंपनी बनानी पड़ेगी तो उसको अपन स्टार्टअप बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और हायर द मोस्ट एक्सपेंसिव पीपल यू कैन फाइंड, मतलब अपने को सबसे महंगे एम्प्लॉइज हायर करना, ऐसा भी नहीं है, ये र्यूमर है। फिर तीसरा है कि भाई रेज करना या फिर छोटा अमाउंट, लिटिल अमाउंट, या फिर एज मच जितना ज्यादा आप पैसा ले सकते हो, अपने को फंड उठाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना फंड है उससे भी आप काम कर सकते हो। फिर चौथा पॉइंट है भाई फोकस फोकस फोकस, आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है भाई अगर एक धंधा नहीं चल रहा है तो अपन उसको स्विच करके दूसरे धंधे पे आओ, है ना, वो सब चीजें। फेल फास्ट एंड पिवट क्विकली, अगला पॉइंट, हम बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं तो फेल फास्ट, बहुत जल्दी फेल हो गए तो हम छोड़ के दूसरे बिजनेस में चले गए, ऐसा मत करो। अगर तुम एक बार फेल हो गए तो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करते रहो बहुत ज्यादा, जब तुम हताश हो जाओ, सारे गेट बंद हो जाए ना कि साला अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, इस धंधे में नहीं चल पा रही है चीजें, आगे चल नहीं पाएंगे, तब जाके चीजों को स्विच कर देना, है ना। पिवट क्विकली मतलब, पिवट का मतलब होता है चेंज करना। ओके चलो, आ जाओ, ये एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना भाई लोग, चलो आ जाओ। फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ मैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या है भाई, आ जाओ आ जाओ। 3 मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योरशिप है उसके ऊपर रिसर्च वगैरह की गई कि ये बंदे, ये बिजनेसमैन किस तरीके से सोचते, क्या करते क्या नहीं करते, तो इसके ऊपर 3 क्या आई थी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज आई थी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज आई थी। पहली आई थी भाई मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेन स्पेलिंग याद कर लेना भाई, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फिर दूसरा आया था रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। फिर तीसरा आया था एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। क्या आया था भाई, 3 थ्योरीज आई हुई थी, याद करो, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, फिर रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, फिर एक्शन रेगुलेशन थ्योरी, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है भाई, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या बोला गया है, हर एक पर्सन के पास 3 ड्राइविंग मोटिवेशंस होते हैं, 3 में से कोई ना कोई मोटिवेशन एक अपने को मिलेगा एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर। ओके, एंटरप्रेन्योर के अंदर एनएपी, एनएपी मतलब क्या भाई, इनका कीवर्ड है एनएपी। तो पहली चीज है नीड फॉर अचीवमेंट, मुझे कुछ अचीव करना है इसलिए मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया। एफिलिएशन, एफिलिएशन का मतलब है भाई कुछ ना कुछ रिलेशन है। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, निरमा का एग्जांपल दिया हुआ था मैंने, किसका दिया हुआ था, निरमा का एग्जांपल दिया हुआ था। निरमा जो कंपनी थी, निरुपमा उसकी बेटी थी, मैंने तुमको उसमें भी बताया था।
लेक्चर में भी बताया हुआ था कि उसकी बेटी की डेथ हो गई थी, तो निरमा जो है, निरमा कंपनी, निरुपमा उसकी बेटी थी जिसकी ये निरमा कंपनी है, तो निरुपमा के नाम से निरमा वॉशिंग पाउडर निकाला। तो एफिलिएशन, कुछ ना कुछ कनेक्शन है तुम्हारा, इसलिए तुम स्टार्टअप चालू कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन है या फिर कुछ ना कुछ कंडीशन है उसके कारण। फिर तीसरी चीज़ है पावर, पैसे के लिए तुम स्टार्टअप स्टार्ट करते हो। तीन चीज़ में से कुछ भी हो सकता है। तो दिस मोटिवेशन आर नॉट इनहेरेंट, ये हमारे अंदर किसी ये मोटिवेशन आते नहीं है, वी डेवलप करते हैं थ्रू देम अवर कल्चर एंड लाइफ के एक्सपीरियंस से। हम लाइफ के एक्सपीरियंस से चीज़ों को डेवलप करते हैं, मोटिवेशन अपने अंदर आते नहीं है। ठीक है, फिर है भाई लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, ये चीज़ें पढ़ लेना भाई तुम, लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी में क्या था, क्या बोलते हैं। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब है भाई, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया कि भाई सक्सेस जो होता है डिपेंड करती बाहर वाली चीजों के थ्रू, मार्केट के थ्रू या फिर इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस के थ्रू। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली चीजें, भाई दूसरी चीजों से इंपैक्ट करेगा मेरी सक्सेस। जैसे मार्केट, भाई मेरे को बहुत अच्छा मार्केट मिल गया और पेपर नंबर 20 का, मैं जल्दी सक्सेस कर जाऊंगा। अगर वहीं पर मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ तो जीएसटी में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो मुझे कॉम्पीट करने में दिक्कत आएगी, है ना। ये था एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मेरा ही खुद का एग्जाम्पल। फिर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल मतलब कि भाई मेरे अंदर मुझे क्या लगता है, कॉन्फिडेंस है। बात समझो, सक्सेस कहाँ पे डिटरमाइन की जाएगी, खुद के एफर्ट से, खुद की एबिलिटी से। बात समझना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि साला मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसे करके अपन बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, है ना। डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ यार, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होगा, अपन सिर्फ यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। एक्शन रेगुलेशन थ्योरी, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी क्या बोलती है, परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन देयर एक्शन। अगर मैं लेक्चर्स बनाऊंगा नहीं तो मैं बिकेंगे कैसे, है ना, तुम तक कैसे कॉन्टेक्ट बनाऊंगा, है ना। तो हमारा जो परफॉर्मेंस है एंटरप्रेन्योर का, परफॉर्मेंस उसके एक्शंस पर डिपेंड होता है। काम करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, जब जाके तुम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाओगे। दूसरा है भाई, इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट लुक्स एट हाउ इंडिविजुअल अचीव देयर गोल थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, कैसे एक बंदा अपने गोल्स को अचीव करता है थ्रू एक्शन एंड रेगुलेशन से। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर नीड्स मोर सपोर्ट फ्रॉम विच नेटवर्क। एक एंटरप्रेन्योर है, कौन है भाई, एक एंटरप्रेन्योर है, उसको क्या चाहिए भाई, सपोर्ट चाहिए। कहाँ से मिलेगा, पहला चीज है भाई मोरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम डिमोटिवेटेड बहुत जल्दी होते हैं। कोई भी चीज हमारी नहीं चलती है, बहुत जल्दी हम लोग डिमोटिवेट होता है, क्या होता है, बहुत जल्दी डिमोटिवेट होता है, तो मोरल सपोर्ट चाहिए अपने को। फिर दूसरा भाई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए। मोरल सपोर्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये बोले तो भाई, कोई बंदा अगर इनएक्सपीरियंस है और फेसिंग प्रॉब्लम्स बाय रन देयर बिजनेस, मतलब मैं इनएक्सपीरियंस हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो क्या है भाई, अपने को साइकोलॉजिकल कोई होना चाहिए, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स, कोई ना कोई तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा कोई ना कोई एक्सेट्रा आसपास का लोग जो तुमको सपोर्ट करे। दूसरा चीज है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश अ मोरल सपोर्ट। क्यों, ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड, अ चीयरिंग स्क्वाड, वो अपने को चेयर करते हैं, हाँ भाई हाँ, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा, है ना। ठीक है, फिर अपना प्रोफेशनल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट मतलब जो कि ऑलरेडी बिजनेस में है, उनसे अपने को थोड़ा सा ज्ञान लो। जो बिजनेस अपन स्टार्ट करने वाले हैं उनसे थोड़ा सा ज्ञान लो, जो हमसे आगे हैं, जो हमसे आगे हैं, रोड मैप वही बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। एंटरप्रेन्योर नीड एडवाइस एंड काउंसलिंग थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेंचर। ठीक है, एडवाइस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मेंटर हो गया, बिजनेस एसोसिएट्स हो गया, हमारे ट्रेड एसोसिएट्स हो गया। ठीक है भाई, बरोबर है। अगर मेरे बोलने की स्पीड तुमको तेज लग रही है तो यूट्यूब पर भी ऑप्शन अवेलेबल है, अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप यहाँ पे भी अवेलेबल है कि आप इसको स्लो डाउन कर लो, है ना, तो स्पीड को तुम कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन था, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका साइकोलॉजिकल ट्रेड क्या होता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहला था भाई, ड्रीम बिग इन स्मॉल एफर्ट्स, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट, छोटे छोटे इनपुट्स देते जाओ लेकिन सोचना अपने को बड़ा है। दूसरा पॉइंट मैंने याद कराया था, सेट हाई स्टैंडर्ड गोल्स एंड डिलीवर, बड़े बड़े अगर तुम हाई स्टैंडर्ड के गोल रखते हो तो उनको डिलीवर भी अपने को करना है। तीसरा पॉइंट था, टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच अपने को लेना है। चौथा भाई, मैप इट आउट, चीजों को फिगर आउट करो, लिखो कि किस तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, ब्लूप्रिंट बना के रखो, है ना, मैप इट आउट। ठीक है, फिर आएगा हमारा फियर इक्वल्स डाउनफॉल, डरना मना भाई, फियर इक्वल्स डाउनफॉल, डरोगे चीजों से आगे बढ़ने में तो तुम नीचे ही गिरते जाओगे, है ना। उसके बाद भाई, गेट इन्वेस्टर्स, पैसा चाहिए भाई तो इन्वेस्टर्स लेके आओ। फिर नेवर लॉस कंपोजर, अपने नेवर लूज कंपोजर, अपना कंपोजर बिल्कुल मत गिरने दो। हैव फन, एंजॉय करो यार, ये जिंदगी है, एंजॉय करो। फिर लास्ट में जाएगा भाई,
स्टे क्रिएटिव, हमेशा क्रिएटिव रहना है अपने को, है ना, नई नई चीजें करते रहो, नए नए स्किल्स डेवलप करते रहो, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती, थॉट्स अच्छे आते हैं, बात समझने की कोशिश करना भाई लोग। चलो आ जाओ। और व्हाट आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो हमारा कीवर्ड था पी पैट, पी से होगा पैशन होना चाहिए बिजनेस के लिए, दूसरा है प्रोडक्ट और कस्टमर पर फोकस होना चाहिए, तीसरा है हमारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन ये लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था ये, आपने को बस इतना लिखना है। एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस होना चाहिए, एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी टू कन्वर्ट प्लान और आइडिया इनटू एक्शंस, बात समझना। एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस मतलब मेरे पास कोई आइडिया है, मेरे पास कुछ प्लान है, तो मैं उसको एक्शंस में बदल सकूँ, उसको बोलेंगे। फिर लास्ट हमारा टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, ठीक है, 4 पॉइंट। फिर हमारा लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था, कॉर्पोरेट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करो। तो पहला भाई विजन, कीवर्ड बता रहा हूँ, विजन, विजन पहले भाई कुछ विजन सोचो, विजन ये करना है अपने को। फिर उसका एनवायरमेंट कि भाई उसका माहौल देखो कि कैसे करेंगे, क्या करना है, ठीक है। फिर अपन ने करना चालू कर दिया, ठीक है, जो कुछ भी काम था अपन ने चालू कर दिया। फिर उसके बाद क्या जाएगा भाई, उसमें मैनेजमेंट बिठाओ, मैनेजमेंट बैठेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, टीम वर्क करेगा, आपस में टीम बना के काम करेगा। टीम वर्क करना स्टार्ट हुआ, टीम क्या करती है, बातचीत करती है, डिस्कशन करती है, डिस्कशन करना स्टार्ट किया, फिर डिस्कशन करेगा और एक दूसरे को क्या करेंगे हम लोग, सपोर्ट करेंगे, तुमने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर लास्ट में परसिस्ट करना, लास्ट में बोले टिके रहना। तो पहला है पहला क्या गया, ये रहा विजनरी एंड फ्लेक्सिबल, विजन रखो। फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को समझो। फिर तीसरा जाएगा मैनेजमेंट, क्रिएट मैनेजमेंट का ऑप्शन, ठीक है। फिर चौथा है भाई एंगेज करो टीम वर्क। फिर पांचवा जाएगा ओपन डिस्कशन। फिर सिक्स जाएगा अपना बिल्ड अप कोलिशन ऑफ सपोर्टर्स, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके आसपास अपना क्या बना लो, पूरा सपोर्ट सिस्टम बना लो, ग्रुप बना लो, जो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका ग्रुप बना लो आगे बढ़ने के लिए। फिर लास्ट में परसिस्ट, परसिस्ट 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 परसिस्ट, लगे रहो, डटे रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो उसके बाद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो तुम दो चार पॉइंट पढ़ लेना, है ना। तुमको समझ नहीं आता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सारे के सारे लिख देना, एग्जाम में कंफ्यूज्ड मत होना। ओके चलो अगला क्वेश्चन। चलो व्हाट आर द एडवर्सिटी क्वेश्चन टू एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या होता है। एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब होता है कि तुमको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, तुम कैसे चीजों को टैकल कर रहे हो, बात समझो। एडवर्सिटी क्वेश्चन एक पैरामीटर है, तुमको नापने का, तुम्हारे माइंड की कंडीशन को नापने का। कैसे कि भाई तुमको एक डिफिकल्ट कंडीशन में डाल दिया, तुम कैसे चीजों को सॉल्व करके बाहर निकलते हो, ठीक है। जैसे तुम एग्जाम देने जाते हो, वहां पे कुछ बंदे होते हैं भाई, इतना प्रेशर होता है माइंड में, इतना प्रेशर होता है कि अपना जो आउटपुट देना है, वो जो लिखना है पेपर में, बहुत अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाते, तो बोलेंगे एडवर्सिटी क्वेश्चन तुम्हारा कम है, तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा चीजों को का झेल नहीं पाते, है ना। कुछ लोग होते हैं भाई भयंकर प्रेशर है माइंड में, लेकिन अपना 100% दे के आए, जो लिखना था वो लिख के आए, है ना, तो इसको बोलेंगे तुम्हारा एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भाई इट मीन्स एबिलिटी टू मैनेज डिफिकल्टीज इन अपॉर्चुनिटीज, कुछ अपॉर्चुनिटीज है, लेट तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है फाइनल का एग्जाम क्लियर करने का, एग्जाम पेपर तुम्हारे सामने आ गया, तो कैसे तुम डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करोगे जब तुम प्रेशर में होगे, ठीक है। इट कैन प्रिडिक्ट हाउ अ पर्सन बिहेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, दो पॉइंट याद रखना है। तीसरा क्या रखना है अपने को याद, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये तीन अप्रोचेस पर बेस्ड है, इसकी स्टडी की गई, तीन अलग अलग तरीके से इसको अपन क्या कर सकते, समझ सकते। पहला चीज है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिर दूसरा भाई साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो बोल रहा हूँ टर्म्स उसके थ्रू याद करो, स्पेलिंग ऑटोमेटिक बन जाएगी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिर है साइको, साइको ये दो साइको, ठीक है, इतना न्यूरो NEURO, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, फिर है न्यूरो फिजियोलॉजी, क्या है, न्यूरो फिजियोलॉजी, ठीक है। तो कॉग्निटिव याद नहीं करना है इसको, ये जो ब्लैक कलर से लिखा है सिर्फ समझने के लिए लिखा था कि कॉग्निटिव क्या होता है, हाउ पीपल थिंक लर्न रीडिंग ऑफ माइंड। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है, कॉग्निटिव मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर अपने को एडवर्सिटी क्वेश्चन समझना है, तो उसका क्या अपन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अपन देखते सामने वाला किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से लर्न कर रहा है, माइंड की रीडिंग करना है, अपन उसको बोलेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फिर है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है कि भाई तुम्हारा माइंड अगर स्ट्रेस में है तो उसका इफेक्ट बॉडी पर, हेल्थ पर कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीज समझना। जैसे कि भाई एनजाइटी अटैक होना नॉर्मल हो चुका है यार, साले तुम लोगों में बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, सर एनजाइटी अटैक आता है,
अबे टेंशन क्यों लेते हो यार, लाइफ में आराम से काम करो, चिल्ड होके। इस बार नहीं निकलेगा साला, अगली बार निकलेगा, क्या दिक्कत है भाई, एक जिंदगी मिला है, आराम से काम करो, है ना। तो एंजाइटी में क्या होता है भाई, इधर से प्रेशर आ रहा है ना, माइंड पे भयंकर प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का हाथ पैर दुखना स्टार्ट होता है, किसी को फीवर आ जाता है, किसी को सिर दुखना स्टार्ट होता है ना। तो उसको क्या है भाई, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के थ्रू अपन समझ सकते हैं, है ना। फिर न्यूरो फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरो फिजियोलॉजी मतलब हम सिर्फ नर्वस सिस्टम का नर्वस सिस्टम को समझते हैं कि तुम्हारा नेटवर्क किस तरीके से जा रहा है, ये डॉक्टर वगैरह करते हैं, ज्यादा घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या है भाई, एडवर्सिटी क्वेश्चन के 4 कोर डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन क्या है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। दूसरा है भाई ओरिजिन एंड ओनरशिप। तीसरा है भाई रीच रीच रीच। फिर चौथा है एंड्योरेंस। ओके, चलो आगे बढ़ो। व्हाट आर द एंटरप्रेन्योर सेल्फ एफिशी। सेल्फ एफिशी का मतलब क्या होता है, सेल्फ एफिशी से मैंने सीए दिव्यांशु मांझल लिखा है, अपना नाम लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल अपने ऊपर रखो। सेल्फ एफिशी का मतलब होता है कि तुम किसी बंदे को किस तरीके से देख रहे हो। लेट से तुम मुझे देख रहे हो, ठीक है। अब सेल्फ एफिसी का मतलब क्या होगा कि तुम मेरी एबिलिटी को देखो, किसके थ्रू, मेरे माइंड के थ्रू, कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे अपनी सर्विसेज तुमको देख रहा हूँ, ना कि मेरे अपीयरेंस को देख के। ये बेकार सा चेहरा लेके मैं खड़ा हूँ, मुझे मत देखो, मेरे बालों को मत देखो, मेरे टी शर्ट को मत देखो, मेरी एबिलिटी को देखो, मैं किस तरीके से तुमको डिलीवर कर रहा हूँ चीजों को। इसको बोलते हैं सेल्फ एफिसी। क्या बोला गया है, सेल्फ एफिसी इन्वॉल्व एसेसिंग वंस एबिलिटी, एक व्यक्ति की एबिलिटी एसेस करना है टू परफॉर्म एक्टिविटीज रेदर देन पर्सनल क्वालिटीज। मेरी पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल जो फिगर है उसको मत देखो, मेरी, मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ एक्टिविटीज को, मेरी एबिलिटी को देखते हुए तुम जज करो मेरे को, उसको बोलेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या याद कराया था, ये वाला, सेल्फ एफिसी इज एन इंडिविजुअल्स बिलीफ और बिलीफ अबाउट हिज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज परफॉर्म टास्क और अचीव गोल्स, इतना ही याद रखो, है ना। सेल्फ एफिसी क्या है, इंडिविजुअल के बिलीव है कि मैं किस चीज पे विश्वास करता हूँ। लाइक मैं अगर मैं सोचूंगा मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ साला कर लेंगे, मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा, तो अपन उस चीज को कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ एफिसी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योरल सेल्फ एफिसी, ये एमसीक्यू के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे क्वेश्चन पढ़ते, आगे क्वेश्चन। चलो हमारे कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ, 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा अपन और फास्ट लेते हैं इसको, कीवर्ड कीवर्ड। मैं थोड़ा सा समझाने वाले पार्ट पे चला गया, मैं भूल जाता हूँ कि मैं रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन। एक एंटरप्रेन्योर है वो अगर डिसिप्लिन्ड है, एक एंटरप्रेन्योर है वो अगर डिसिप्लिन्ड है तो उसके अंदर उसके एग्जांपल्स दो। तो पहला भाई हार्ड वर्किंग होगा, दूसरा हेल्दी होगा, वो माइंडसेट उसका बहुत अच्छा होगा, पेशेंस रखने वाला बंदा होगा, ठीक है। विलिंग उसके अंदर होगी, इच्छा होगी काम करने की, पंचुअल होगा और ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते। व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरल पैशन। एंटरप्रेन्योर का पैशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का पैशन इज एन मोटिवेशनल कंसेप्ट। मेरे अंदर पैशन है, ये मेरा एक मोटिवेशनल कंसेप्ट है, एंड इट इज अ पॉजिटिव एक्साइटमेंट, ठीक है। सेकेंड लाइन लिखना है, एंटरप्रेन्योर्स आर एंगेज्ड विद मीनिंगफुल वर्क टू क्रिएट सेल्फ आइडेंटिटी। क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं काम करते खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। इट इज अ पैशन वर्किंग एज अ फ्यूल, एक पैशन होता है, फ्यूल की तरह काम करता है फॉर एंटरप्रेन्योर एंड मेकिंग देम मोटिवेटेड, उनको मोटिवेटेड रखता है। 3 लाइन लिख देना, दैट्स इट, इनफ है। फिर पांचवा पॉइंट है, क्या लिखा है, ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, प्रोफेसर काट दो, ठीक है। 3 टाइप के पैशंस होते हैं। पहला होता है इन्वेंटिंग एंटरप्रेन्योर्स होता है। 3 टाइप के पैशन होते हैं। पहला होता है इन्वेंटिंग, नई चीज को इन्वेंट करना, है ना। जैसे कि पहली बार लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर आया होगा, पहली बार मोबाइल आया तो इन्वेंट किया होगा, ठीक है, इन्वेंटिंग एंटरप्रेन्योर। फिर है फाउंडिंग एंटरप्रेन्योर, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को फाउंड करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा भाई डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर, जो डेवलप करता है, लाइक मोबाइल फोन आ तो चुका है, अब मैं नए नए फोन को डेवलप कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, और बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद चलो 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 चैप्टर नंबर 4, आ जाओ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। महाबकवास चीज है साला, ये चैप्टर महाबकवास है। क्या बोला गया है, रिसोर्सेज के बारे में बोला गया है। व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या बोला, तुमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम एक गैप ढूंढो, अपना एग्जाम्पल देता हूँ, पेपर 20C के बारे में एक मैम पढ़ा रही थी, ऐश्वर्या मैम पढ़ाती हैं, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ा रहा। तो मैंने एक गैप ढूंढा कि साला ना तो कोई अलग से कोई बुक अवेलेबल है मार्केट में और कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं घुस गया इस मार्केट में। मैंने गैप ढूंढा किसमें, अपनी सर्विस में, और मैं चालू हो गया, है ना। तो अपने को गैप ढूंढना है पूरे मार्केट में कि कहाँ कहाँ गैप है, और वहां अपन चालू हो जाओ, अपना बिजनेस अपने आप रन करना स्टार्ट कर देगा, अपन बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, है ना। तो कैसे आप बिजनेस में गैप ढूंढ सकते हो, सॉरी प्रोडक्ट में और सर्विस में कैसे गैप ढूंढ सकते हो। तो पहली चीज है कीवर्ड दिखाया था मैंने, पहले साइज देखो,
मार्केट का साइज देखो, फिर कस्टमर्स देखो कितने कस्टमर्स है, फिर ट्रेंड देखो, फिर अपने कॉम्पिटिटर को देखो, फिर पार्टनर को देखो। अपने को पार्टनर देखना नहीं है, पार्टनर बनाने पड़ेंगे कुछ। पार्टनर बोले तो मार्केटिंग के पार्टनर, मार्केटिंग कराने के लिए पार्टनर बनाने पड़ेगा। पार्टनर बनाया, पार्टनर से अपने को वैल्यू मिलेगा और अपन प्रीमियम प्रोडक्ट दे सकते हैं और इससे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना। ये कीवर्ड था। तो पहला चीज क्या, साइज है, व्हाट इज द साइज ऑफ अवर मार्केट। फिर दूसरा कस्टमर को देखना है, फिर ट्रेंड को देखना है, अपने कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं बिजनेस में वो देखना है। उसके बाद मार्केटिंग पार्टनर फाइंड करो जिससे अपन मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने को वैल्यू क्रिएट करना है, फिर प्रीमियम चीजें देना स्टार्ट करो। ऐसे करके अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द 5 एरियाज वेयर गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी फोकसेस ऑन। मतलब अब इन्होंने बोला कि सर्विस में पांच ऐसे मॉडल होते हैं। सर्विस, कोई भी सर्विस देते हैं ना अपन, जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की क्या देते भाई, सर्विसेज देते, तो उसमें भी गैप आते हैं। तो वो गैप को कैसे आप ढूंढोगे। तो उन्होंने बोला 5 एरियाज होते हैं जहाँ पे अपन ढूंढ सकते हैं। तो पहला गैप कहा आता है मैनेजमेंट परसेप्शन एंड कस्टमर का एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्ट क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट का परसेप्शन एंड कस्टमर का एक्सपेक्टेशन। कस्टमर चाह रहा है कि मेरे को बहुत अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट समझ रहे नहीं यार, इसको नॉर्मल चीज चाहिए। एग्जाम्पल जैसे नोकिया, नोकिया अपने फोन्स बनाता था जहां पे क्या उसने हार्डवेयर बहुत अच्छा किया। क्या बोला, हार्डवेयर बहुत अच्छा किया। बोले तो भाई तुम 3rd फ्लोर से वो छोड़, 10th फ्लोर से नोकिया के फोन फेंक देते, जो कीपैड वाले डब्बा आते थे ना, फेंक दो, नहीं टूटेगा। फिर से उसको जोड़ो, बैटरी बैटरी निकल जाएगी, बैटरी को डालो, जोड़ो, हेलो 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 बात करना चालू करो। नोकिया ने हमेशा हार्डवेयर पे काम किया। लेकिन जो नए नए फोन आए, ओप्पो, वीवो, एमआई, उससे पहले मोटोरोला, बहुत सारी कंपनीज है, इन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम करना स्टार्ट किया, साले टच स्क्रीन फोन लेके आ गए। तो ये क्या है भाई, अब कस्टमर को क्या पसंद था, कस्टमर को पसंद है भाई टच स्क्रीन फोन, बड़े बड़े कैमरेज, है ना। तो नोकिया ने क्या गलती कर दी भाई, मैनेजमेंट, नोकिया का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, परसेप्शन कर रहा था। वो सोच रहा था कि साला हार्डवेयर पे काम करते, कस्टमर को हार्डवेयर पसंद होना चाहिए, कि हार्डवेयर टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे कस्टमर्स थे वो किस पे फोकस कर रहे थे, सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि अच्छा खासा लंबा वाला फोन लेके आओ, स्क्रीन टच स्क्रीन वाला फोन लेके आओ, हम उस पर, हमें भले हार्डवेयर बेकार हो, एक बार फोन गिरा दो डिस्प्ले टूट जाएगी चलेगा, लेकिन अपने को सॉफ्टवेयर अच्छा चाहिए। तो ये क्या था भाई, नोकिया की गलती थी, है ना। तो क्या है ये, मैनेजमेंट का परसेप्शन कुछ और है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है। सेकंड, ये अंदर की लाइन पढ़ लेना बेटा, है ना। फिर दूसरी गैप कहा आता है, मैनेजमेंट का परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, मैनेजमेंट समझ गया कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए। मैं बोलता हूँ क्वालिटी के बारे में, क्या बोलते हैं, क्वालिटी के बारे में। मैनेजमेंट समझ गया है कि ये कस्टमर है, इसको क्या चीज अपने को देना है, लेकिन वो अपने स्टाफ से वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनवा पा रहा है, वो स्टैंडर्ड नहीं रख पा रहा है जिससे वो अपने कस्टमर को फुलफिल कर सके सर्विसेज, ठीक है। तीसरा गैप कहा आता है सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। क्या बोला, इसका अपन ने एग्जांपल लिया था रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में क्या होता है, मैनेजर ने, अपन ने बोला मैनेजर को, मैनेजर इस टाइप का अपने को सब्जी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट से भाई पनीर की सब्जी, फेमस सब्जी चल रही है आजकल, पनीर की सब्जी। अपन ने बोला स्पाइसी मत रखना, ऑयली मत रखना, अपन ने मैनेजर से बोल दिया। मैनेजर ने अपने स्टाफ से बोला स्पाइसी नहीं रखना और ऑयली नहीं रखना है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में अपने को बना के देना है। लेकिन सर जो हमारा स्टाफ मेंबर है वो नहीं दे पा रहा है क्वालिटी की सर्विस, इसको क्या बोलते हैं, गैप आ रहा है। कहाँ पे, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। मैंने बोला कि मेरे को इस तरीके की ये सर्विस चाहिए, लेकिन सर्विस जो डिलीवर करने वाले हैं इसमें क्या है, गैप है। ओके, फिर हमारा चौथा आता है अ गैप बिटवीन सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मतलब गैप कहाँ से आता है कि कंपनी कुछ बोल रही है हम इस तरीके की सर्विस देंगे, वैसी सर्विस देंगे, लेकिन वो सर्विस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये 4 तरीके के गैप। लास्ट वाला गैप क्या है, गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस्ड सर्विसेज। मैं मैकडी पे जाता हूँ, मुझे पता है क्वालिटी की चीजें मिलने वाली है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है भाई, एक्सपेक्टेड सर्विस मेरी एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैकडी पे जाओ, डोमिनोज पे जाओ, क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, बेकार मिला। एंड जब अपन ने एक्सपीरियंस किया तो बेकार मिला, ठीक है। ये 5 तरीके का गैप होता है। उसके बाद हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाउ मेनी steps involved for optimizing the allocation and sustainability of competitive business। किसी बिजनेस को एलोकेट करने
किसी बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए, एलोकेट करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो पहला चीज है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए और अलाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, इतना अब इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, कितने तरीके के रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं। तो पहला बोला स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट मैक्सिमम यूज हो हमारे रिसोर्सेज, वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइन, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 20 दिन के अंदर अंदर 1 लाख प्रोडक्ट बना के देना है, तो अपने को प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट करना है। फिर तीसरा है भाई फ्यूचर प्रूफिंग रिसोर्स, फ्यूचर प्रूफिंग रिसोर्स क्या बोला गया है, जो हमारे रिसोर्सेज है उनको अपग्रेड करना है कि नहीं करना, नई मशीन लेके आना है कि नहीं लेके आना, वो सब प्लानिंग करना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ऊपर के क्वेश्चन है टाइम पास थे फिर भी मैंने रीड करा दिए, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, हम अगर रिसोर्स को मैनेजमेंट करते हैं, मशीन वगैरह है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मैन पावर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास फाइनेंस है, तो हम क्या बेनिफिट है अगर हम रिसोर्स को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। तो पहली चीज है बताया कि अवॉइड करते हैं रिसोर्स का अवॉइड करते हैं रिसोर्सेज में जो भी इश्यूज आते हैं, लाइक मेरी मशीन बंद डली हुई है तो अपन प्रॉपर रिसोर्स को ऐसे एलोकेट करो, मैनेज करो कि मेरी मशीन बंद ना डली हो। 15 घंटे अगर मशीन चल रही है तो उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसा ना हो मैं ओवर यूटिलाइज कर रहा हूँ मशीन का, 15-16 घंटे चला रहा हूँ लेकिन मशीन गर्म हो रही है, खराब हो रही है बार बार, तो अपन उसको 12 घंटे चलाओ मत चलाओ। तो इसको क्या कहते हैं भाई, रिसोर्स को मैनेजमेंट करना है। तो इसके बेनिफिट क्या है, पहली चीज है अवॉइड करते हैं रिसोर्सेज के इश्यूज, जो इश्यूज आते हैं लाइक बार बार मशीन खराब हो रही है तो वो इश्यूज नहीं आने चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज है प्रिवेंट करो रिसोर्स को ओवर एलोकेट करना, लाइक एक टीम में 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट है, साला तुम 12 लोग डाल रहे हो, 2 लोग टाइम पास ही करेगा है ना, तो प्रिवेंट करो ओवर एलोकेशन करना। ओके, तीसरा चीज है क्रिएट करो टीम ट्रांसपेरेंसी, टीम ट्रांसपेरेंसी का मतलब है भाई भाई उनको क्या होता है सॉफ्टवेयर वगैरह का लॉगिन दो। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ऑफिस में मैं था, नहीं देता हूँ एग्जांपल यार, यूट्यूब पे जा रही है वीडियो, सॉरी नहीं देता हूँ अभी। ठीक है, क्रिएट करो टीम का ट्रांसपेरेंसी, लेट्स से कि भाई तुम क्या दूं एग्जांपल, वो अच्छा खासा एग्जांपल था, यूट्यूब पे वीडियो जाएगी दिक्कत हो जाएगी मेरे को। क्रिएट करो टीम ट्रांसपेरेंसी, इसका एग्जांपल जैसे कि भाई कोई भी चीज हो रही है, मैनेजमेंट कुछ भी काम कर रहा है तो सभी टीम मेंबर्स को सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई टीम के 2 लोगों को पता, बाकी लोगों को जो चीजें पता नहीं तो उनको बेकार लगेगा। लेट्स से कि भाई मैंने 10 स्टूडेंट से कोई बात बोला, ठीक है, और मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट है, 10 लोगों को कुछ बात बता दिया, 5 स्टूडेंट को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उनको बुरा लगेगा सर हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, सर ने यार वो बात हमको बताई नहीं, तो वो क्या है भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा। तो उनको भी जो बात 10 लोगों को बताया तो वो 5 लोग बचे हुए 5 स्टूडेंट है उनको भी बता दो, मतलब ठीक है उनको भी सेटिस्फाइड रहेगा। ऐसा ना हो बाद में वो बोले कि यार सर बहुत सारी चीजें हमसे छुपाते हैं, ऐसा ना हो, तो मन में थोड़ा सा वैसा आता है। ठीक है, इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल था, यूट्यूब पे वीडियो जा रही है, मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, रिसोर्स को अगर अपन मैनेजमेंट करते हैं तो उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है। पहली चीज है रिसोर्सेज को प्लानिंग करना है, दूसरा है रिसोर्स को शेड्यूलिंग करना है, तीसरा है रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। अंदर की एक लाइन पढ़ लेना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कितनी टाइप्स की टेक्निक होती है। पहली चीज है रिसोर्स को फोरकास्ट करो कि मेरे कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं। लेट से 1 लाख यूनिट बनाना है मुझे, 5 मशीन की रिक्वायरमेंट है तो भैया 5 मशीन लेके आओ। ओके, फिर रिसोर्स को एलोकेट करो, रिसोर्सेज को एलोकेट करो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। फिर रिसोर्सेज को लेवलिंग करना है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, जो जो व्यक्ति क्रिएटिव है फाइनेंस की फील्ड में उसको फाइनेंस की फील्ड में डालो, जो व्यक्ति क्रिएटिव है इंजीनियर है कोई व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर में बहुत माहिर है उसको भाई सॉफ्टवेयर टीम में डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं लेवलिंग करना। फिर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो। हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, टाइम हो चुका है 38 मिनट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.25 घंटे में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ओके चलो, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग पता है तुमको भाई, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, है ना, कोई भी फाइनेंस के लिए। तो इन्होंने वही चीज समझा दी, इक्विटी फाइनेंस में क्या होता है कि ये परमानेंट सोर्स है, जाता नहीं है। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है भैया, फाइनाइट टू मैच्योरिटी होता है कि भाई एक टाइम के बाद अपने को डेट वापस देना है, लोन वगैरह लिया है अपन ने तो अपने को एक टाइम के बाद उसको वापस देने का है। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, CCCU, ट्रिपल सी यू क्या बोला, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चरिंग को। तो पहला भाई कंपनी की लाइफ साइकिल, अगर मुझे इक्विटी उठाना है तो अगर मैं लॉन्ग टर्म जा रहा हूँ कंपनी के लिए, 10 साल 20 साल 50 साल मेरी कंपनी जाने वाली है तो मैं इक्विटी उठाने वाला हूँ, है ना। तो कंपनी की जो लाइफ साइकिल है
वो वो बताएगी कि अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट उठाना है, इक्विटी उठाना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो भाई मेरा इंटरेस्ट लग रहा है 10%, लेकिन उसके कारण मेरा 30% का टैक्स बच रहा है। दैट मीन्स जैसे 10 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, माइनस करेंगे 30%, 30% कितना होता है 3 रुपए, तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट मतलब मेरा जो इंटरेस्ट आता है EBIT माइनस इंटरेस्ट, वो चीज पढ़ा है ना तुमने, हाँ। तो अगर मैं डेट लेता हूँ, डेट का मतलब लोन वगैरह लेता हूँ, तो 7 रुपए मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन इक्विटी लेना है तो कुछ भी नहीं पे करना है। तो अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करना पड़ेगा कि डेट कितना लेना है, इक्विटी कितना लेना है। फिर तीसरा यूज ऑफ लिवरेज, जहां से बेनिफिट मिल रहा है वो चीज लेना है अपने को, है ना। फिर कंसिडरेशन ऑफ स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है अपने को देखना पड़ेगा। लेट से मैंने पूरा इक्विटी उठाया, इक्विटी शेयर कैपिटल उठा लिया मैंने, मैंने डिवेंचर्स या फिर लोन वगैरह नहीं लिया, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई पता, सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचता रहूंगा। अगर मैं डेट वगैरह लूंगा ना, तो मैं फिर भाई सारे लोगों के बारे में सोचूंगा, क्योंकि इक्विटी वालों का इतना कंट्रोल नहीं होगा। डेट भी होगा मतलब बाहर अपने को पे करना है, तो अपन सोच सकते हैं कस्टमर का, सप्लायर का, सब लोगों का सोचेंगे। अगर अपन ने सिर्फ पूरा इक्विटी ले रखा हुआ है, तो अपन सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसको हो, इक्विटी वाले को। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, चीजों को महंगे में बेचना स्टार्ट करेंगे, है ना। और सप्लायर से सस्ते मिलेंगे, जितना भी ज्यादा प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा प्रॉफिट उठा के अपन इक्विटी शेयर वाले को दे देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो कंसीडरेशन ऑफ शेयर होल्डर का इंटरेस्ट, कि भाई बहुत ज्यादा अगर अपने पास इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, मतलब 70%, 80%, 90% सिर्फ इक्विटी से पैसा उठाया, तो सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचेंगे, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचेगा। व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक एरिया में अगर मेरा बिजनेस है, नहीं चल रहा, उठा के दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया, वहां नहीं चल रहा है, तीसरे में जाके शिफ्ट कर दिया, इसको बोलेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्या बोला है, एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज करता है रिसोर्सेज को टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। क्या बोला, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि एक एरिया में बिजनेस डाला, चलो चल गया, अब दूसरे में ब्रांच डालो, फिर तीसरे एरिया में ब्रांच डाल दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन का मतलब है भैया अपने को और अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, एक्सप्लोइट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, यहाँ से वहां पे अपन ट्रांसफर करते रहते हैं अपना बिजनेस, या फिर अपन बढ़ाते अपनी ब्रांचेस वगैरह बढ़ाते चले जाते हैं। इसके अंदर का कंटेंट तुम पढ़ लेना, मैं नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो चलो, स्टेजेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कितनी स्टेजेस होती है, सेट, SAT बोले तो रिसर्च करो चीजों के बारे में। अगर मुझे दूसरे एरिया में काम करना है, पहले रिसर्च करूंगा, फिर एसेस करूंगा, वहां जाके देखो कैसे चीजें करेंगे, कैसे अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, फिर चीजों को ट्रांसफर करो, अपने मशीन एम्प्लॉयज जो भी है ट्रांसफर मारो। चलो अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी, कौन सी प्लेस पे अपने को बिजनेस करना है। लेट से भाई मैं इंदौर में बैठा हूँ, इंदौर में चालू करूँ, लेट से मैं भोपाल में चालू करूँ, या फिर राजस्थान में चालू करूँ, कहाँ पे करूँ भाई, जयपुर में करूँ, किधर करूँ, किधर करूँ, ये कैसे डिसाइड होगा, ये 5 चीजों से डिसाइड होगा। पहली चीज है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जहां पे मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम आए, फाउंडेशन की कॉस्ट कम आए। फाउंडेशन बोले तो तुम्हारा CA में फाउंडेशन नहीं रे ढोकला, अबे एड़ा इंसान। फाउंडेशन बोले मशीन वगैरह सेटअप करना है अपने को, फर्नीचर वगैरह लेना है अपने को, रेंट पे शॉप वगैरह लेना है, इनका कॉस्ट कम से कम है, वहां जाके अपने को सेटअप करना है। दूसरा है कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट जहां पे कम करे, वहां पे कैपिटल लगाऊंगा भाई, 10 लाख से मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, क्या क्या रहेगा कैपिटल कॉस्ट में, कैपिटल कॉस्ट में रहेगा मेरा रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, ठीक है, अपने को कुछ फिक्स्ड कुछ भी अपने को पेमेंट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें कम होना चाहिए। तीसरा भाई ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जहाँ पे कम आए। चौथा मैन पावर की कॉस्ट जहाँ पे कम आए, ठीक है। पांचवा अदर जो यूटिलिटीज है, वाटर की कॉस्ट है, गैस है, फ्यूल वगैरह, जहाँ पे सस्ता पड़े वहां जाके आप डाल लो, अगर ये सब चीज की रिक्वायरमेंट है तो। चलो 6th चैप्टर, न्यू एज मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या बोला रे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट की डिमांड आर पॉसिबल, कितनी तरीके की मार्केट में डिमांड आ सकती है। पहला जाएगा भाई नेगेटिव डिमांड, नेगेटिव डिमांड, नेगेटिव डिमांड, नेगेटिव डिमांड। दूसरा है भाई नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, क्या बोला रे, नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल दिया था मैंने, मैं सुबह उठ के ब्रश करना पसंद करूंगा रेदर देन मैं डेंटिस्ट के पास जाऊं, समझो, इसको बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड मतलब क्या है, कंज्यूम, हाईलाइट करते हैं इसको, कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स कुछ भी डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। क्या बोला रे, एग्जाम्पल में मैं क्या बोल रहा हूँ, कंज्यूमर डिसलाइक करता है प्रोडक्ट को, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, कस्टमर डिसलाइक करता है प्रोडक्ट को या फिर जो सर्विस है उसको, मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, मे इवन पे टू अवॉइड इट, मैं इसको अवॉइड करने के लिए क्या ब्रश करता हूँ, टूथपेस्ट लेके आऊंगा, ब्रश लेके आऊंगा, उस पर पैसा दे दूंगा, क्यों, मुझे अवॉइड करना है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। ओके, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड का मतलब क्या होता है, आईफोन,
नया कुछ आईफोन लेके आना है मार्केट में, पहले से ही रूमर्स उड़ा देते हैं, ये वाला आईफोन आ रहा है, ऐसा आने वाला है, वैसे आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार्स जो होती हैं कि ये कार नवंबर में, दिसंबर में, 10 महीने बाद क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। ओके, तो पहले ही उड़ती उड़ती खबर अपन क्या करते हैं, दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। नया प्रोडक्ट है, कीपैड के फोन, सॉरी कीपैड फोन, हाँ कीपैड का फोन भी यहीं पे लेंगे। देखो कंज्यूमर अनअवेयर है, और अनअवेयर है, उसको पता नहीं है नया फोन आने वाला है, तो इसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। अभी वो चीज है ही नहीं है मार्केट में, लेकिन तुमने उसकी डिमांड खड़ी कर रखी हुई है। दूसरी चीज अनइंटरेस्टेड है, लाइक कीपैड जो फोन्स होते हैं, जो डब्बे वाले फोन होते हैं, हम लोग अनइंटरेस्टेड, हम क्यों खरीदेंगे यार, बहुत कम खरीदते हैं आजकल, तो अनइंटरेस्टेड है, तो इसको बोलेंगे नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। रेडियो हो गया, रेडियो खरीदना चाहोगे, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड है साला। ठीक है, फिर लेटेंट डिमांड है। लेटेंट का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था पेपर 20C। पेपर 20C में क्या है, कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड, कस्टमर को लग रहा है कि भाई पेपर 20C की रिक्वायरमेंट है, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टेंट प्रोडक्ट, मतलब एग्जिस्टिंग कोई मार्केट में अवेलेबल है, तो या फिर तुम्हारे स्टडी मेट वगैरह अवेलेबल है, तो तुम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको क्या चाहिए, कोई टीचर चाहिए जो पढ़ा सके, बुक चाहिए जिससे तुम पढ़ सको, एमसीक्यू बुकलेट चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें चाहिए, तो उसको बोलेंगे लेटेंट डिमांड। इसको बढ़िया एग्जाम्पल अपना पेपर नंबर 20C। ओके, चलो फिर है भाई डिक्लाइनिंग डिमांड, गिरती जा रही है, रेडियो हो गया, पुरानी टीवी हो गई, इनकी डिमांड गिरती चली जा रही है, इसको बोलेंगे डिक्लाइनिंग डिमांड। ठीक है, डिक्लाइनिंग। फिर है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर मतलब भाई दीपावली हो गया, क्रैकर सिर्फ दीपावली पे बिकता है ना, और रक्षाबंधन पे राखियां बिकता है ना, 14 फेब को टेडी बियर्स बिकते हैं, चॉकलेट्स बिकता है, और कुछ भी बिकता है, ऐसा ही कुछ है ना, इरेगुलर डिमांड है उसका। ठीक है, फिर है फुल डिमांड। फुल डिमांड बोले तो भाई 12 महीने उस चीज का डिमांड है, लाइक स्मार्टफोन है 12 महीने बिकता है, क्लोथ्स है 12 महीने बिकता है, रेलवे की टिकट है भाई 12 महीने बिकता है। ठीक है, फिर ओवरफुल डिमांड है। ओवरफुल डिमांड का मतलब क्या, जब नया आईफोन आता है, नई कार होती है, तुम रूमर्स वगैरह फैला देते हो, मान के चलो भाई 1 लाख लोगों ने पहले ही बुक करा लिया, आईफोन बुक करा लिया, लेकिन तुमने बनाया ही नहीं है, इसको बोलते हैं ओवरफुल डिमांड। तुमने 50,000 यूनिट्स ही मार्केट में निकाला, लेकिन वहां पर डिमांड आ रहा है 1 लाख यूनिट का, तो उसको बोलेंगे अपन ओवरफुल डिमांड। लास्ट है भैया अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड का मतलब क्या होगा भाई, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है भाई, पॉलीथीन बैग्स है, पॉलीथीन बैग क्या है भाई, आज हम लोग यूज नहीं करते, अपने को प्लास्टिक बैग का यूज करना है, इको फ्रेंडली होता है, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए, है ना, तो अपन क्या करें, अनहोलसम डिमांड है कि भाई कंज्यूमर्स में बी अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट दैट हैव अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। कोई प्रोडक्ट है, पॉलीथीन क्या है, अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है सोसाइटी के ऊपर, इसलिए हम क्या है क्या बोलते हैं उसको, बैग्स यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन बैग्स की जगह कपड़े का बैग यूज कर रहे हैं, या फिर पेपर बैग्स यूज कर रहा है, इसको बोलेंगे अनहोलसम डिमांड। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, न्यू एज मार्केटिंग क्या होता है, न्यू एज मार्केटिंग का मतलब, इसको पढ़ लेना तुम एक बार दोनों लाइन, बट मैं आपको समझा देता हूँ। न्यू एज मार्केटिंग का मतलब है, पहले क्या करते थे, इंटरनेट नहीं होता था, तो उसके कारण हम लोग क्या करते थे, ऑफलाइन न्यू एज मार्केटिंग, ऑफलाइन क्या करते थे हम लोग, मार्केटिंग करते थे, लाइक प्रिंट करना, मतलब जो पैम्पलेट्स वगैरह होते थे प्रिंट करा के दीवारों पे चिपका देते थे। ठीक है, टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करते थे, बिल बोर्ड्स लगाते थे मार्केट में। ओके, अब क्या हुआ, अब जो ये जो न्यू एज मार्केटिंग आया, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में घुस चुके, सोशल मीडिया पे अपन लोग इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे क्या करने लगे, मार्केटिंग करने लगे। तो ये 2 लाइन पढ़ लेना, समझा दिया। ओके, फिर उसके बाद डिस्कस द वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग, किन किन तरीके से हम न्यू एज मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पहला है भाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एंड देयर नीड्स, कस्टमर की समझो कि उसको उसको क्या रिक्वायरमेंट है। फिर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, अपने को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना होगा। फिर तीसरा भाई प्रोवाइडिंग वैल्यूज, कस्टमर को वैल्यू चाहिए भाई, कस्टमर को वैल्यू चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। लास्ट भाई मल्टी चैनल मार्केटिंग। मल्टी चैनल मार्केटिंग मतलब क्या, इंस्टा से भी कराना है, व्हाट्सएप से भी कराना है, टेलीग्राम से भी कराना है, ईमेल के थ्रू भी कराना है अपने को, है ना, इसको बोलेंगे मल्टी चैनल मार्केटिंग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग, हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है न्यू एज मार्केटिंग में। तो पहला भाई आउटबाउंड मार्केटिंग कराओ। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या होगा भाई तुम प्रमोशंस करा रहे हो, ईमेल ब्लास्ट करा रहे हो, कोल्ड कॉलिंग करा रहे हो, मतलब आउटबाउंड मतलब बाहर की चीज है, लाइक तुम ऑफलाइन जाके चीजों को क्या करा रहे हो, प्रमोट करा रहे हो चीजों को, ईमेल ब्लास्ट करा रहे हो, लोगों को ईमेल भेजना स्टार्ट कर रहे हो। फिर कोल्ड कॉलिंग, कस्टमर केयर वाले तुमको कॉल करते हैं, हेलो सर अमेजोन से बात कर रही हूँ, आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो, इतना % डिस्काउंट है, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर भाई प्रिंट एडवर्टाइजिंग, बाहर
बोले तो बिल बोर्ड्स लगाना बाहर जाके, इसको बोलेंगे आउटबाउंड मार्केटिंग। ओके, फिर दूसरा इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड बोले तो भाई वही सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में आना। फिर तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर ही आता है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे एक अलग से पॉइंट भी दिया डिजिटल मार्केटिंग पे, ठीक है। फिर चौथा है भाई सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में तुमको पता है, तुमने अमेजोन पे एक क्या देखा, शूज देखा, तो तुमको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेगा या फिर यूट्यूब पे शूज का ऐड दिखेगा, वो एसईएम के थ्रू होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। फिर है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, लिंक्डइन, यहाँ पे क्या करो भाई, मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। फिर है वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब पे रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करो। फिर भाई वॉइस मार्केटिंग। वॉइस मार्केटिंग तुमको पता होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जब इलेक्शंस आते हैं, या फिर सिंधिया जी का फोन आता है तुम्हारे फोन पे, हेलो नमस्कार मैं माधुराव सिंधिया बात कर रहा हूँ, बीजेपी को वोट दो, ये दो वो दो, इसको बोलते हैं भाई लोग वॉइस मार्केटिंग। फिर लास्ट में जाता है ईमेल मार्केटिंग, ईमेल भेजना स्टार्ट करो अपने कस्टमर्स को, दैट्स इट। ओके, टाइप्स ऑफ सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर तुमने अपना गुड्स बेचा, तुमने अपनी सर्विसेज बेची, आफ्टर सेल, सेल होने के बाद कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। तो पहली चीज है, पहला पॉइंट कस्टमर केयर, कोई भी दिक्कत है कस्टमर केयर को कॉल करने का। फिर फील्ड टेक्निकल असिस्टेंस। फील्ड टेक्निकल असिस्टेंस मींस बोले तो भाई तुम आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाया हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया 2 महीने के बाद, तुमने फोन किया कंपनी को, कंपनी का बंदा आ गया चेक करके जा रहा है, उसको बोलते हैं फील्ड टेक्निकल असिस्टेंस। फिर तीसरा भाई स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है भाई बाइक बेचो, कार बेचो, तो उसके पार्ट्स वगैरह रखना होगा ना कंपनी को, बिल्कुल रखना होगा। अगर होता क्या एक्चुअली, अगर मैंने टाटा टियागो खरीदा हुआ है, ठीक है, उसका कोई भी चीज टूट गया फूट गया, तो लोकल मार्केट से अपन लेने से बेटर अपन जाएंगे शोरूम के पास। अब शोरूम वाला बोल रहा साला मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या हम नेक्स्ट टाइम किसी को रेफर करेंगे कि भाई टाटा की गाड़ियां खरीदो? नहीं खरीदो। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई गाड़ी बनाया, कोई कार बनाया, उसका एक एक पीस, एक एक स्पेयर पार्ट्स अपने पास रखते हैं कि कभी अगर कस्टमर आता है, रिक्वायरमेंट लगी तो वो देंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर क्या चीज आती है, ये लाइन मेरे को ठीक नहीं लग रही, पहले भी मैंने बैच के अंदर बताया था, बट स्टडी मेट में है तो मैंने यहाँ पर डाली हुई है। स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा समझो कि स्पेयर पार्ट्स का ये डिपार्टमेंट है, जहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना, कस्टमर का अगर ऑर्डर आया तो उसको मैनेजमेंट करना, डिलीवर करना अपने को स्पेयर पार्ट्स को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉरी अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है, क्या कहता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का यूज किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में और जॉब क्रिएशन में। तो क्या क्या यूज है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जब अपन आईटी का यूज करते हैं तो क्या क्या होता है, तो पहली चीज है हमारी स्पीड बढ़ती है हर चीज के प्रति। आप सॉफ्टवेयर लगा दो, अकाउंटिंग के लिए अपन ने सॉफ्टवेयर लगा दिया है, ठीक है, तो अकाउंटिंग फटाफट होना स्टार्ट हो रही है। एक्यूरेसी बढ़ती है, कैलकुलेशन एरर्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं। रिड्यूसिंग द फिजिकल साइज ऑफ डाटा। होता क्या है, पहले जब अपन अकाउंटिंग करते थे, हाथ से लिखते थे, तो फिजिकल डाटा बढ़ता था, लेकिन आजकल क्या भाई, एक एक पेन ड्राइव, इतनी सी पेन ड्राइव आती साला, 1 टीबी 2 टीबी तक का डाटा अपन उसमें डाल सकते हैं ना आराम से। चलो एलिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हटाया। तुमने देखो बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, रिलायंस ट्रेंड में जाते हो, डी मार्ट में जाते हो, वॉलमार्ट में जाते हो, यहाँ पे जाते हो, तुमने देखा होगा छोटे छोटे पीओएस लगे होते हैं। पीओएस का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ सेल। एक एम्प्लॉय खड़ा होगा, ठीक है, वो कंप्यूटर लेके खड़ा होगा, ठीक है, बिल बना रहा होगा, छोटे छोटे से बिल, बिल के छोटे छोटे से काउंटर्स होते हैं। तो होता क्या, इन्होंने सॉफ्टवेयर अटैच कर रहे हुए, जैसे तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आज मैंने अगर एक बिल बनाया तो तुरंत जो ओनर है, ओनर तक वो ट्रांजेक्शन पहुंचता है। अगर ओनर चाहे ट्रांजेक्शन देख सकता है कितने आज के ट्रांजेक्शन है, सुबह से लेकर शाम तक सब चीज ऑटोमेट कर दी है, सारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेट कर दिया गया है। अकाउंटिंग सिस्टम तो जस्ट एक एग्जाम्पल है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो एलिमिनेट किया एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। पहले क्या होता था, हाथ से बिल बनते थे, एम्प्लॉय अपने जेब में पैसा रखता था, तो अब क्या किया गया, पे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो होता क्या, तुम आज यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करो तो पूरा तुम्हारे सर्वर तक वो पूरा ट्रांजेक्शन जाएगा तुम्हारे ओनर को। आज तुम दिल्ली में बैठ के एक ट्रांजेक्शन करो, तुम्हारा बॉस बोले तो तुम्हारा जो ओनर है वो सारा दुबई में भी बैठा होगा, तो उस तक उसको पता पड़ जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है ना। तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन को इन्होंने खत्म किया है टेक्नोलॉजी का यूज करके। डीप टेक सेलोटेक तुम खुद पढ़ना, ठीक है। चलो चलो ये पढ़ लो भाई। What are the reasons for developing deep tech startup? आर एस फॉलो। डीप टेक जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके क्या क्या रीजंस हैं,
कि अपने को डीप टेक स्टार्ट करना, तो पहली चीज है रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, टू रिसॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। सेकंड है टू क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। डीप टेक का अगर अपन यूज करते हैं तो इंजीनियर्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं भाई, जॉब की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। डाटा को लोकलाइजेशन कर सकते हैं, डाटा लोकलाइजेशन कैन बी पॉसिबल, लाइक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से अगर अपन ने कोई डाटा चुराया तो अपन इंडिया के अंदर अगर अपन चुराते हैं, पहले क्या होता था चुराया बाहर ले गए, वहाँ पे स्टोर कर रहा है, वहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, लेकिन अब क्या हो चुका है, डाटा को लोकलाइज कर सकते हैं, यहीं पे अपन स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। डाटा सोवेनिटी कैन बी ऑब्टेन, सोवेनिटी भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। डाटा ब्रीच, अगर डाटा ब्रीच करना और ऑनलाइन जो अटैक है उसको कम हो चुके हैं डीप टेक का यूज करके, ठीक है। चलो आओ चैप्टर नंबर 8, स्ट्रेटेजीज फॉर डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब मैंने बताया था, कोई व्यक्ति, मैं काम कर रहा हूँ उंगली करना, मेरे बिजनेस में उंगली करना, सिंपल सा मैटर है, मेरा बिजनेस को डाउन करना, मेरी ग्रोथ को रोकना, उसको बोलेंगे क्या भाई, डिसरप्शन करना। डिसरप्शन का एग्जांपल ये था, एक बड़ा पोहा की दुकान है या फिर बड़ी सी शॉप है, ठीक है, बाहर एक छोटा सा एक ठेले वाले ने अपनी चाय की दुकान रखी और पोहा पोहा बेचना स्टार्ट किया, तो मोस्टली लोग का या छोटे वाले के पास चले जाते हैं। तो ये जो मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा जो शॉप था, इसमें क्या हुआ भाई, ये डिसरप्ट कर रहा है, ये डिसरप्शन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरी ग्रोथ को रोक रहा है, छोटा सा ठेला वाला, ओके, जिसको बोलते हैं डिसरप्शन। डिसरप्शन 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 डिसरप्शन। डिसरप्शन का पहला लाइन याद रखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉलर जो कंपनीज होती है विद फ्यूअर रिसोर्सेज चैलेंज करते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन को। छोटे छोटे कंपनीज, छोटे छोटे बिजनेसमैन कुछ रिसोर्सेज के साथ बड़े बड़े जो कंपनीज को चैलेंज मार देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आईफोन बड़े सेगमेंट में काम कर रहा था, ओप्पो वीवो, इन्होंने क्या किया, 100 मेगापिक्सल के कैमरा लेके आ गए, तो बड़े मार्केट को कॉम्पीट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इतना चल नहीं पाए लोग। फिर दूसरी चीज है, कंपनी फेस करता है सेवरल क्राइसिस, वन सच क्राइसिस प्रॉस्पेरिटी क्राइसिस। प्रॉस्पेरिटी क्राइसिस का मतलब होता है किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी, अच्छे खासे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल दूंगा कि भाई रिच लोग और रिच होते चले जा रहे हैं, पुअर लोग और पुअर होते चले जा रहे हैं। अगर मैंने कोई नया स्टार्टअप चालू किया, मैं कौन हूँ, पुअर हूँ, मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, तो मैं पुअर हूँ, तो और पुअर होते चला जा रहा हूँ, इसको बोलेंगे भाई प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्राइसिस है। फिर तीसरा पॉइंट है भाई, कंपनी जो होता है आर कॉट नैपिंग है। कॉट नैपिंग का मतलब है भाई चीजों को चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो विल एज दे बिकम कॉम्प्लेसेंट विद देयर करंट सक्सेस। कॉम्प्लेसेंट मतलब भाई ठहराव आ चुका है उनका, भाई वो ठीक है, वो सेटिस्फाइड है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड है। क्या होता है एक्चुअली, अगर तुमने कंपनी वगैरह खोली, कुछ भी चीज स्टार्ट किया, तो तुमको क्या करना होता है, अपडेट 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 इनोवेशंस लेके आना होता है। क्लोथ मार्केट में अगर तुम काम करते हो, तुमको चीजों को अपडेट करना है ना, नए नए क्लोथ्स लेके आना, जब भी तुम्हारे कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो कंपनी क्या करिए, कॉट नैपिंग कर रहा है, कि मतलब सो रही है, कुछ नहीं कर रही, झपकियां ले रही है ना। तो ये चीज अगर आप करोगे तो डिसरप्शन है, आपकी ग्रोथ रोकेगी। चौथा पॉइंट क्या है, सम कंपनीज रिमेन फोकस ऑन मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, ठीक है। चार पॉइंट याद रखो, छोड़ो। क्या होता है, मोस्ट जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है उन पर फोकस करते हैं, बाकी जो छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं उन पर फोकस नहीं करते, तो वो चले जाते हैं। ये डिसरप्शन है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर फेसिंग द डिसरप्शन, क्या क्या स्ट्रेटजीज होते हैं डिसरप्शन को हम फेस कर सकते हैं। डिसरप्शन का मतलब क्या, कोई व्यक्ति हमारी ग्रोथ को रोक रहा है, कोई चीज है हमारी ग्रोथ को रोक रही है, ठीक है, इतना सा। तो हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, डिजिटली अपना प्रोडक्शन, डिजिटली अपना एग्जिस्टेंस बनाने स्टार्ट करो, तो जिससे डिसरप्शन रुकेगा, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरी चीज है भाई, चेक करो द मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर क्या मूव ले रहा है उसका चेक करो। फिर टू रेडी टू डिसरप्ट रेदर देन वेटिंग टू बी डिसरप्टेड, रेडी रहो डिसरप्ट, दूसरों को डिसरप्ट करना स्टार्ट करो रेदर देन खुद डिसरप्ट हो जाओ, ठीक है। बाय द डिसरप्टर इफ पॉसिबल। अभी मैंने बताया ना, ये बड़ा पोहा की दुकान, ये नीचे छोटी सी पोहा की दुकान, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय करने की कोशिश कर लो, जिससे हमारा क्या है, डिसरप्टर ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिर है कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमेशा चेंज होता रहता है, तो अपने को भी अपडेट रखना है हमेशा, ओके। कीप एन आई ऑन चेंजिंग कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, अपने को आंखें रखनी है, उस हिसाब से अपने को अपना काम करना है। एग्रेसिव होना है अपने को, एग्रेसिवली मार्केट में काम करो। अडॉप्ट करो एजाइल अप्रोच, एजाइल अप्रोच अपने को, एजेल अप्रोच अपने को रखने का है। चलो एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। उसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 9, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का मतलब क्या, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का मतलब क्या, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का क्या मतलब होता है भाई, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, किसके, गवर्नमेंट के। जैसे कि तुम कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, ओके। अगर तुम पार्टनर हो, पार्टनरशिप फर्म है तुम्हारी, तो पार्टनरशिप एक्ट तुमको फॉलो करना है। प्रोपराइटर हो तो तुम्हें प्रोपराइटर के लिए ऐसा कोई एक्ट बना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जीएसटी वगैरह ले लो, ठीक है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू के लिए जरूर याद रखना है, ये दो पॉइंट, ओके। ये क्वेश्चन याद रखना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव रेगुलेटरी कंप्लाइंस प्लान,
कैसे अपन इंप्लीमेंट करेंगे इफेक्टिव रेगुलेटरी कंप्लायंस प्लान को, कैसे अपन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहला भैया नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी कंप्लायंस प्लान का मतलब है अगर तुम कंपनी हो तो कंपनी से फॉलो करो, और इनकम टैक्स एक्ट भी फॉलो करना होगा, ठीक है। तुम पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप फर्म हो तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करो, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट लगता है तो इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करो। जीएसटी एक्ट लगता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है तो जीएसटी तुमको फॉलो करना है। तो कैसे इंप्लीमेंट करें ये चीज को, कैसे हम रेगुलेटरी कंप्लायंस को कंप्लाई करें, कैसे करें रूल रेगुलेशंस को कैसे हम फॉलो करें। तो पहली चीज है तुमको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तुमको ज्ञान होना चाहिए उस चीज का। दूसरी चीज है इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस टूल, कंप्लायंस करने के टूल्स सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करो जो तुमको बताएगा कि भाई टीडीएस की लास्ट डेट ये है, मालिक टीडीएस भर दो, है ना। जीएसटी की लास्ट डेट ये है, मालिक जीएसटी का रिटर्न फाइल कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ट्रेनिंग दो अपने एम्प्लॉइज को कि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसको फॉलो करवाना है अपने को, इसको कंप्लाई करना है, ओके। चौथा है होल्ड करो इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट, अपन इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट करवा दो, ऑडिट करा दो, रूल्स रेगुलेशन जो अपन फॉलो कर रहे हैं उनको ऑडिट करा दो, चेकिंग करवा दो। लास्ट है रिव्यू द कंप्लायंस रेगुलेटरी रेगुलरली, आपने को रिव्यू करना है कि हम लोग रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या, अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है ना ढोकलो की रिव्यू ऑफ कंप्लायंस, सॉरी होल्डिंग इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट, मतलब आप कंप्लायंस ऑडिट करा दो। तो कंप्लायंस ऑडिट होता क्या है, कंप्लायंस ऑडिट है असेसमेंट करना, चीजों को चेक करना, किस चीज के प्रोविजंस। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो एक है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, एक है, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, एक है कॉर्पोरेट कंप्लायंस। एक रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का मतलब तो मैंने बता दिया, रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के हैं, कंपनी सेक्टर के हैं, ठीक है, वो फॉलो करना। एक होता है कॉर्पोरेट कंप्लायंस करना। कॉर्पोरेट कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उसने अगर कोई भी पॉलिसीज बनाई है, लाइक एम्प्लॉय को 10 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, सैटरडे, सॉरी पावर कट हो चुका था, ठीक है। चलो आगे आप स्टार्ट करते हैं फिर से। चलो ठीक है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस का मतलब क्या हो गया कि भाई जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर जो हमारा मैनेजमेंट है उसने कोई भी पॉलिसीज बनाई है, लाइक भाई एम्प्लॉय 10 बजे आना है, 5 बजे जाना है, सैटरडे संडे छुट्टी रखना है, और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सैटरडे को एक मीटिंग रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है भाई, कंपनी के अंदर की पॉलिसीज होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंस करना, है ना। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन क्या आता है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है। एक सेकंड, ये कहाँ पहुंच गया, एक सेकंड दो, एक सेकंड, जस्ट 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 1 मिनट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। कंप्लायंस ऑडिट होता क्या है, कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या है, ये बात चल रही है यहाँ की कॉर्पोरेट ऑडिट की ही, कॉर्पोरेट कंप्लायंस की बात चल रही है यहाँ पे। कॉर्पोरेट कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, को असेसमेंट करना है, किस चीज को असेसमेंट करना है, प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ, रूल और रेगुलेशन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर बी इन कंप्लाइड विद, ठीक है। समझ आया, कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या है, जो कंपनी ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए, कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी उसने जो भी रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर वगैरह बनाए हुए, तुम उसको असेस करो, चेक करो कि ये लोग कंपनी के अंदर बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज है इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट एन इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट टू डिटरमाइन द कंप्लायंस बेसलाइन एंड आइडेंटिफाई द रिस्क एरियाज। अब इसमें क्या बोला गया है, देख यहाँ पे भी लिखा हुआ है अपने को होल्ड करना है इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट। तो इंटरनल जो कंप्लायंस ऑडिट है वो किस किस का भी हो सकता है, रेगुलेटरी भी हो सकता है और कॉर्पोरेट भी हो सकता है, बात समझना। रेगुलेटरी बोले तो लॉ का देखना है अपने को, और दूसरा कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बोले तो भाई कंपनी के अंदर कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो ये दोनों के लिए जनरल पॉइंट बता रहा है कि भाई तुम असेस करना रूल्स रेगुलेशन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हुए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि भैया कंडक्ट करो इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट टू डिटरमाइन द कंप्लायंस की बेसलाइन एंड आइडेंटिफाई द रिस्क एरियाज। अगर तुम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर रिस्क है, तो वो चीज चेक करना है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट कैन आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड कंप्लायंस गैप एंड हाउ टू एड्रेस देम। वीकनेस वगैरह पता पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, what are the steps need to be followed to conduct an compliance audit, कौन कौन सी steps follow की जाएंगी अपने को compliance audit करवाने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये वाला पढ़ना है, assess करना है risk and outcome of previous compliance audit। पहले क्या करना है मेरे दोस्त,
पिछले साल की रिपोर्ट देखो, कंप्लाइंस ऑडिट की रिपोर्ट देखो, पिछले साल क्या क्या कमी थी, क्या क्या दिक्कत थी, कितनी कितनी रिस्क थी, उस हिसाब से काम करेंगे। फिर अपने को अपॉइंट करना है कंप्लाइंस ऑफिसर टू कंडक्ट इट, कंप्लाइंस ऑफिसर तुमको अपॉइंट करो। फिर तीसरा पॉइंट है भाई एवेल्यूट करना था एग्जिस्टिंग प्रोसेस, अभी हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या चल रही है उसको चेक करो। फिर अपने को रिस्क देखना है एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या क्या रिस्क है। फिर पांचवा पॉइंट है भाई बीटिंग द की शेयर होल्डर्स टू सेंसिटाइज देम अबाउट कंप्लाइंस चेकलिस्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करो, उनसे मीटिंग रखो, उनको बताओ कि हमारी कंप्लाइंस की चेकलिस्ट है। कंप्लाइंस चेकलिस्ट का मतलब है कि हम ये रूल्स रेगुलेशंस चेक करवाने वाले हैं, हमारे ऑडिट का स्कोप ये होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनसे बातचीत करो। ऐसे करके 5 पॉइंट हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, व्हाट आर द रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज इन इंडिया। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस क्या है इंडिया में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो। सबसे पहली चीज है 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं, तुमको बताया था मैंने, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी बीओआई हो गया, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं, उनमें से एक पर्सन तुम बनोगे। या तो तुम सोल प्रोप्राइटर बनोगे, या फिर तुम प्राइवेट कंपनी खोलोगे, या तो पब्लिक कंपनी खोलोगे, या फिर पार्टनरशिप बनोगे। तो इसमें इनके जो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कंप्लाई करना है। तो उन्होंने पूछा कौन कौन से रेगुलेटरी कंप्लाइंस तुमको फॉलो करना है, तो सिंपल सा लिख देना, तुम जो भी हो, जिस टाइप का बिजनेस चालू कर रहे हो उस टाइप से तुमको काम करना है। दूसरी चीज है उसका लाइसेंस लेना है। कंपनी हो तो तुमको भैया कंपनी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज है कंपनी अगर तुम हो तो कंपनी लॉ के जितने भी लॉ हैं उसको फॉलो करना है, लाइक एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑडिटर को अपॉइंट करना, ऑडिटर को रिमूव करना है। ओके। फिर टैक्स के लॉ वगैरह, टैक्सेशन, इनकम टैक्स लग रहा है तो उसके लॉस रूल्स रेगुलेशन, जीएसटी है तो उसका रूल्स रेगुलेशन अपने को कंप्लाई करना रहेगा। फिर लास्ट में भी लेबर लॉ कंप्लाई करो, जैसे कि तुम कंपनी हो, अगर तुम फैक्ट्री हो सॉरी, तो फैक्ट्रीज एक्ट तुमको कंप्लाई करना है। ट्रेड यूनिट एक्ट है वो, ग्रेचुटी एक्ट है तो वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2-3 एक्ट के नाम लिख देना, बस दैट्स इट। एक तो ये लिख देना, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, टेंशन फ्री, तीनों के तुमको नाम याद है। चलो टेक केयर, बाय बाय। हो गया हमारा पूरा मॉड्यूल नंबर 1 15 मार्क्स के लिए 1 घंटा 6 मिनट में हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।